गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज शपथ ली। उन्होंने गांधीनगर स्थित राजभवन में ये शपथ ली। इस शपथ ग्रहण समारोह में गृह मंत्री अमित शाह सहित 5 राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। भूपेंद्र पटेल ने पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक दोपहर 2 बजे राजभवन में शपथ ली। पटेल के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा भी शामिल हुए। भूपेंद्र पटेल ने गुजराती में शपथ ली। इसके साथ ही वे गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री बन गए। इससे पहले पटेल अमित शाह की अगवानी करने हवाई अड्डे पर भी पहुंचे थे। इस दौरान गृह मंत्री ने उनकी पीठ थपथपाई। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले भूपेंद्र पटेल ने घर में पूजा अर्चना की और इसके बाद थलतेज स्थित साईं बाबा के मंदिर और अडालज स्थित दादा भगवान मंदिर पहुंचे और इसके बाद सीधे नितिन पटेल से आशीर्वाद लेने उनके घर गए। इसके बाद उन्होंने पहला ट्वीट जामनगर में बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए किया। उन्होंने कहा कि प्रभावितों को एयरलिफ्ट करने के आदेश दिए गए हैं। भूपेंद्र पटेल के सीएम पद की शपथ लेने के साथ ही एक और उपलब्धि उनके नाम जुड़ गई। दरअसल भूपेंद्र पटेल पहली बार विधायक बने हैं। पहली बार विधायक बनने के साथ ही पार्टी ने उन्हें राज्य की कमान सौंप दी है। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि वे पार्टी की आशा और उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाते हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में 2022 में पार्टी के लिए क्या कुछ नया कर पाते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नांडिस का आज निधन हो गया। बेंगलुरु के एक अस्पताल में उन्होंने आज आखिरी सांस ली। उनका जाना कांग्रेस के लिए एक बड़ी क्षति है जिसकी भरपाई होना नामुमकिन सा है। 80 साल के ऑस्कर फर्नांडिस लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे और कुछ हफ्तों से उन्हें मंगलुरु के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसी साल युवा करते हुए उन्हें चोट लगी थी और उनकी तबीयत खराब हो गई थी। वर्तमान में ऑस्कर फर्नांडिस की गिनती कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के करीबियों में होती है। वो यूपीए सरकार में सड़क परिवहन मंत्री रह चुके थे। अभी भी ऑस्कर फर्नांडिस राज्यसभा के सांसद थे। ऑस्कर फर्नांडिस के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक जताया है। उन्होंने कहा है कि ऑस्कर फर्नांडिस के निधन से वो दुखी हैं। इस दुख की घड़ी में उनकी संवेदनाएं ऑस्कर फर्नांडिस के परिजनों और शुभचिंतकों के साथ हैं। अब्बाजान शब्द को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अब्बाजान शब्द का प्रयोग किया गया, जिसको लेकर अब विभिन्न दलों की तरफ से कड़ी प्रतिक्रियाएं जो है सामने आ रही है और इसी को लेकर कई तरीके की चर्चाएं जारी है। कई जो प्रतिक्रियाएं हैं वो लगातार जारी है। आपको बता दें कि राजनीतिक दलों ने इसे असंसदीय भाषा का करार दिया है। मुख्यमंत्री की टिप्पणी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने रविवार को एक ट्वीट में कहा कि मेरा हमेशा से मानना रहा है कि भाजपा की मंशा घोर सांप्रदायिकता और नफरत के अलावा किसी अन्य एजेंडे पर चुनाव लड़ने की नहीं है। उसका सारा जहर मुस्लिमों के प्रति होता है। यहाँ एक मुख्यमंत्री है जो दोबारा ये दावा कर चुनाव जीतना चाहते हैं कि मुस्लिमों ने हिंदुओं के हिस्से का पूरा राशन खा लिया। आपको ये भी बता दें कि सीएम योगी ने रविवार को कुशीनगर में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोगों से पूछा था कि क्या उन्हें राशन मिल रहा है और 2017 से पहले ये राशन उन्हें कहां से मिल रहा था। मुख्यमंत्री ने कहा था क्योंकि तब अब्बाजान कहे जाने वाले लोग राशन को खा जाते थे। कुशीनगर का राशन नेपाल और बांग्लादेश जाता था। आज अगर कोई गरीबों के राशन को हथियाने की कोशिश करेगा तो वो निश्चित रूप से जेल चला जाएगा। तो इस पूरे मसले से ये तो साफ हो गया है कि जो आगामी विधानसभा चुनाव है यूपी में, इसको लेकर अलग अलग शब्द जो हैं अपने सियासी जमीन को तलाशते हुए नजर आ रहे हैं और ये बात भी तय है कि जो आगामी चुनाव है उनमें 3 मुद्दे जो हैं वो प्रमुख रहने वाले हैं। चाहे बात हो अब्बाजान शब्द की या मुद्दा हो राम मंदिर और तालिबान का, तो ये प्रमुख मुद्दे होंगे जिन पर आगामी विधानसभा चुनाव जो है वो लड़े जाएंगे। किसान आंदोलन और उनकी मांगों का अब तक समर्थन करते आ रहे पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का आज एक नया रुख देखने को मिला। उन्होंने किसान संगठनों की खिंचाई करते हुए कहा कि आज किसान पंजाब के समर्थन से ही दिल्ली में है। यदि उन्हें पंजाब में ही रोक लिया जाता तो वो टिकरी और सिंधु बॉर्डर पर भी नहीं पहुंच पाते। किसान संगठन नए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का आंदोलन पंजाब में बहुत प्रभावी है। पंजाब की सत्ताधारी कांग्रेस की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन को हवा देती रही है। अब पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसान संगठनों की खिंचाई की। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज होशियारपुर में दावा किया कि किसान आंदोलन के कारण पंजाब सरकार को आर्थिक तौर पर काफी नुकसान हुआ है। पंजाब के सीएम किसान संगठनों पर भी जमकर बरसे। पंजाब के अलग अलग स्थानों पर हो रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा
कि हरियाणा और दिल्ली के अलावा अकेले पंजाब में ही किसान 113 जगह विरोध कर रहे हैं। कैप्टन ने कहा कि किसान दिल्ली और हरियाणा में धरना दे, पंजाब में नहीं। गौरतलब है कि किसानों के आंदोलन के कारण पंजाब को व्यापक आर्थिक नुकसान पहुंचा है। इसी के ठीक बाद कैप्टन ने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला और कहा कि अब तक 127 बार संविधान में संशोधन किया जा चुका है, ऐसे में किसानों के हितों के लिए एक बार फिर ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अमरिंदर सिंह का ये बयान काफी गैर जिम्मेदाराना है, जो साफ तौर पर ये साबित करता है कि वही किसानों को भड़काने का काम करते हैं। लेकिन इसके कुछ ही घंटों पहले अमरिंदर सिंह ने बताया था कि उनकी सरकार ने किसानों के लिए क्या काम किया है। कैसे जब किसान की एक मौत हुई तो परिवार को 5 लाख रुपए की राहत राशि और एक नौकरी प्रदान की है, जो साफ तौर पर ये बताता है कि कौन सी सरकार किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता को आज ईडी ने नोटिस दिया। ईडी की तरफ से नोटिस मिलने के बाद सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के चीफ और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। गुप्ता पर कांग्रेस में शामिल हो चुके पूर्व आप नेता सुखपाल सिंह खेरा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल होने का आरोप है। ईडी ने गुप्ता को 22 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। जांच एजेंसी ने खेरा के खिलाफ ड्रग तस्करी और फर्जी पासपोर्ट के मामले में केस दर्ज किया है। उन्होंने 2019 में आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की थी। एक मीडिया संस्थान की रिपोर्ट के मुताबिक जांच एजेंसी के अधिकारी ने उन्हें बताया कि खेरा ने आपको अमेरिका से 73,72,000 रुपए की डोनेशन दिलाई थी। सुखपाल सिंह खेरा ने भी ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया। खेरा ने आरोप लगाया कि उन्हें सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ बोलने की सजा मिल रही है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए इसे डराने की सेंट्रल एजेंसियों की कार्रवाई बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भी बीजेपी ने हमें आईटी डिपार्टमेंट और पुलिस के साथ मिलकर हराने की कोशिश की थी, लेकिन हमने 62 सीटें जीती थी। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि भारत के लोग ईमानदारी की राजनीति चाहते हैं। बीजेपी कभी भी इस चाल में सफल नहीं होगी, बल्कि उल्टा हम और मजबूत होंगे। हिंदुस्तान जिंक की माइनिंग सेक्टर में लगातार हादसे हो रहे हैं और इन हादसों के चलते युवा अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। भीलवाड़ा में बीते 90 दिन में 3 हादसे हो चुके, जिसमें 3 युवकों की अकाल मौत हो गई। बीती रात भी एक हादसा आगुचा माइंस में तब हुआ जब काम कर रहे एक युवक की अचानक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी के चलते इस युवक की माइंस में मौत हो गई। आगुचा माइंस में हुए इस हादसे के बाद में सुबह श्रमिकों में आक्रोश व्याप्त हो गया और श्रमिकों ने युवक के शव को लेकर प्रदर्शन किया। भीलवाड़ा मोर्चरी और पोस्टमार्टम रूम पर तेली समाज के युवकों के साथ में श्रमिकों ने प्रदर्शन किया। मुआवजे की मांग करते हुए लोगों ने नारेबाजी की। बाद में करीब 60 लाख के मुआवजे देने की बात पर समझौता हुआ। इधर श्रमिकों ने इस बात पर नाराजगी जताई कि हर बार होने वाले इन हादसों के बाद में जिस तरह से जिंक प्रबंधन है लगातार जो मुआवजे का मरहम लगाकर लोगों को चुप कर देता है, मगर इन हादसों को रोकने की कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई जा रही है। इसी के चलते श्रमिकों की जान जोखिम में है। करीब 5 से 5.5 घंटे के बीच में इस दौरान भीलवाड़ा पोस्टमार्टम रूम पर हंगामा होता रहा। इस बीच गुलाबपुर नगर पालिका के चेयरमैन के साथ साथ तेली समाज के वरिष्ठ लोगों ने समझौता वार्ता की। करीब 5.5 घंटे तक समझौता वार्ता चलती रही। बाद में 60 लाख रुपए मुआवजा देने के साथ साथ मृतक सोनू तेली की पत्नी को रोजगार देने की बात पर समझौता हुआ। मगर एक बार फिर ये बात तय हो गई कि हिंदुस्तान जिंक सुरक्षा मानकों की अवहेलना लगातार कर रही है, जिसके चलते युवा और खास तौर से श्रमिक अकाल मौत का शिकार बन रहे हैं। उधर श्रमिक संगठनों ने आने वाले समय में इस तरह की लापरवाही और सामने आने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। मगर इस घटना से एक बात तो तय है कि बार बार होने वाले इन हादसों के बावजूद, श्रमिक संगठनों की मांग के बावजूद हिंदुस्तान जिंक प्रबंधन किसी तरह से गंभीरता से इन हादसों को नहीं ले रहा है। यही वजह है कि लगातार हादसे हो रहे हैं। आरपीएससी द्वारा आयोजित की जा रही पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के तहत आज पहली पारी में उदयपुर पुलिस के हत्थे चढ़ा एक फर्जी अभ्यर्थी। शहर के भूपालपुरा थाना इलाके में स्थित परीक्षा केंद्र पर ये फर्जी अभ्यर्थी ब्लूटूथ के मार्फत नकल कर रहा था और इसी दौरान पर्यवेक्षक ने उसे पकड़ लिया। आरपीएससी द्वारा आयोजित की जा रही सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के दौरान आज उदयपुर में एक फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा गया।
शहर के भूपालपुरा स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में यह अभ्यर्थी कान में ब्लूटूथ लगाकर नकल कर रहा था। साथ ही अभ्यर्थी ने नकली बिग लगा रखी थी जिसमें मोबाइल छिपाया हुआ था। परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक को अभ्यर्थी की हरकत संदिग्ध लगी तो उन्होंने तुरंत भूपालपुरा थाना पुलिस को इस बाबत सूचना दी। पुलिस ने यूपी के बागवत इलाके के रहने वाले इस आरोपी को हिरासत में लिया है और इससे कड़ी पूछताछ की जा रही है। दरअसल आरपीएससी द्वारा पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा 3 दिन 6 पारियों में आयोजित हो रही है और ऐसे में पहली ही पारी में उदयपुर पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। इससे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में सामने आया है कि ये आरोपी पूर्व में भी इसी तरीके से अन्य अभ्यर्थियों के स्थान पर परीक्षा देते पकड़ा जा चुका है। राजस्थान के दूसरे बड़े जिले जोधपुर का जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय यूं ही देश और दुनिया में नहीं छाता, बल्कि लगातार जिस तरीके से यहाँ के शिक्षक और प्रशासक जो कोशिश करते हैं उसके चलते बेहतर परिणाम आते हैं। जोधपुर के जयनारायण व्यास विद्यालय के कुलपति डॉक्टर पीसी त्रिवेदी ने जब से पद संभाला है लगातार नवाचार कर रहे हैं और उसी श्रृंखला में अब तक 15 से अधिक एमओयू किए जा चुके हैं। देश और दुनिया के जो महत्वपूर्ण बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं उनके साथ में विद्यार्थियों के हित में एमओयू किए गए। उसी श्रृंखला में आज भारत सरकार के आफरी के साथ में जयनारायण विश्वविद्यालय की ओर से एमओयू किया गया। इसके माध्यम से वानिकी के क्षेत्र में जितने भी नवाचार और प्रयोग आफरी में किए जाते हैं उनका लाभ जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को मिलेगा। उसके साथ ही जो शिक्षक हैं उनको भी कई तरह की नई जानकारी से आत्मसात होने का मौका मिलेगा। इसी तरह फ्रांसीसी प्रतिनिधि मंडल के साथ में कुलपति पीसी त्रिवेदी और शिक्षकों की टीम ने चर्चा की है, मंथन किया है। शीघ्र ही उस पर भी एमओयू होना है। जिस तरीके से फ्रेंच भाषा है, वहाँ की संस्कृति है, वहाँ का शोध कार्य है, यहाँ का शोध कार्य, उसका आदान प्रदान किया जाएगा। और अब लगातार 1 साल के अंदर जिस तरीके से 15 एमओयू हुए हैं उससे विद्यार्थियों का भविष्य और बेहतर बनने की पूरी उम्मीद है। क्योंकि जब अलग अलग तरह के संस्थानों से एमओयू होगा और वो जब साकार होता नजर आएगा तो निश्चित रूप से उसके परिणाम भी सकारात्मक और सार्थक होंगे। इससे विद्यार्थियों का जो भविष्य है रोजगार के माध्यम से भी बेहतर बनता नजर आएगा। परवन नदी में दर्दनाक जल हादसा, डूबने से एक ही परिवार के 3 बच्चों की हो गई मौत। मामला कोटा संभाग के पारा जिले के अंतर थाना क्षेत्र के आसन गांव का है, जहां भरतराज के साथ उसकी दोनों बेटियां और 14 साल का भतीजा किशोर महादेव मंदिर में दर्शनों के लिए गए थे। बाद में परिवार के सभी लोग बगल की परवन नदी में नहाने के लिए चले गए। इसी दौरान अचानक नदी में पानी की एक तेज लहर उठी और तीनों बच्चे लहरों में खोने के बाद नदी में गुम हो गए। भरतराज ने तीनों को ढूंढने की भरसक कोशिशें की लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। बाद में सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीमों ने भी पहले बचाव और बाद में तलाशी अभियान चलाया, लेकिन 20 घंटे की लगातार कोशिशों के बाद भी तीनों नदी में नहीं मिल पाए। आखिरकार आज सवेरे खुली हालत में 3 बच्चों की लाशें नदी पर तैरते मिलने की सूचना मिलने के बाद टीमों ने तीनों को बाहर निकाला और तीनों शवों को पहले अंता पुलिस थाने के सुपुर्द किया और बाद में पुलिस ने तीनों शव परिजनों को सौंप दिए। सब इंस्पेक्टर और प्लाटून भर्ती परीक्षा में नकल की तैयारी कर रहे गिरोह को दबोचा। दरअसल स्कूल संचालक के साथ मिलकर पेपर की फोटो खींचकर व्हाट्सएप कर दी गई थी। साथ ही साथ कुछ लोगों को हायर किया गया था जो तुरंत पेपर सॉल्व करने वाले थे, लेकिन एसओजी के इनपुट पर बीकानेर डीएसटी टीम चौकन्ना नजर आई। एसपी प्रीति चंद्रा के निर्देशन पे आईपीएस सरेंद्र इंदौलिया ने कार्रवाई करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की जा रही है। एसपी प्रीति चंद्रा ने फर्स्ट इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा कि समय रहते हमने कार्रवाई को अंजाम दिया है। हालांकि ये जांच का विषय है कि वो पेपर जिसकी फोटो खींची गई क्या और भी जगह भेजा गया है। इन तमाम चीज़ों पर जांच की जा रही है, लेकिन प्रथम दृष्टया लगता है कि पुलिस ने जिस तेजी से कार्रवाई की है पेपर लीक जैसी बात नहीं है। जो लोग शामिल थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। प्रीति चंद्रा ने कहा कि शॉर्टकट से सफलताएं नहीं मिलती हैं, ये बात समझना चाहिए। निश्चित तौर पर मेहनतकश विद्यार्थियों के लिए जो मेहनत कर रहे थे, पुलिस की ये कार्रवाई राहत भरी कही जा सकती है, लेकिन एक सवाल भी है कि क्या जिस पेपर की फ़ोटो खींची गई वो केवल कुछ ही लोगों को भेजा गया या वो भी वायरल किया गया। राजस्थान में ऐसा और भी गिरोह है जो नकल की तैयारी में था या जिसने नकल कराने में सहयोग किया। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन पर इनपुट आ रहा है और पुलिस पड़ताल कर रही है। लेकिन निश्चित तौर पर बीकानेर पुलिस को बड़ी सफलता मिली कि 10 लोगों को धर दबोचा गया। इसमें कोचिंग संचालक शामिल है, स्कूल के एक संचालक भी शामिल हैं, साथ ही साथ वो लोग हैं जो बहुत हाईली एजुकेटेड थे, जो इस पेपर को हल करने वाले थे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बीकानेर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है।